ये हमारा बच्चे फोर्थ पार्ट है, मैंने आपको डिस्कस किया है। अब हम फोर्थ पार्ट में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखो क्या क्या कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने सेकंड पार्ट को हमने 2 पार्ट में किया। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वैसे मैं जो वीडियो आने वाली है पोस्टर्स में आपको ये मिलेगा, पार्ट 1 यूट्यूब पर, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4। क्लियर है? 4। चलिए तो फिर आगे अब फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किए थे ना, मैंने आपको बोला था कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि प्रोस्पेक्टस आपका रेड हियरिंग भी होता है, सेल्फ हियरिंग, सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है, ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी होते हैं। इन सबको डिस्कस करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सभी प्रोस्पेक्टस को हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं। देखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चों, अगर देखा जाए अब देखो प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए आपने देखा कि काफी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है आपको आरओसी से। अब इवन पहले सबसे पहले सभी पर्सन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कंपनी है उनके सबके साइन होने वाले हैं कि हाँ जी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं क्या, हाँ जी मीन्स कि जितने भी आपके पास, मैं एक सेकेंड यहाँ लेके आते जहाँ हमारा अभी तक लेक्चर चल रहा है। मैंने कहा कि जो मेरे पास जो मेंबर है, ठीक है, ये में जो मेंबर है इनके साइन होने वाले हैं। फिर क्या होगा, सेबी के पास ये रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, मीन्स की क्योंकि पब्लिक कंपनी है ना भाई, शेयर की लिस्टिंग वही होगी, इस वजह से सेबी के पास भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फिर आरओसी के पास भी अप्रूवल करना पड़ेगा कि लो भाई हमारा प्रोस्पेक्टस लो, अप्रूवल दो हमें, आगे हम बढ़े। तो यहाँ पे इतनी लंबी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने के लिए कुछ कंपनियां सोचती है भाई इतनी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत ही क्या है, हम ऐसी कंपनी को सेलेक्ट कर लें, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे मीडिएटर को सेलेक्ट कर लें जो हमारे बेस पर क्या करने वाला है, हमारी कंपनी के शेयर दे देगा। कहते मैम ऐसा हो सकता है, लिसन टू मी, लिसन, मेरी बात सुनो पहले। अब मैंने कहा कि ये ABC लिमिटेड है, इसने क्या किया, ये चाह रही थी कि 10,000 शेयर्स में मेरी कंपनी के इशू करो। कहते ठीक है। अब इसने किसको किया, एक इशू हाउसिंग होती है, ठीक है, इशू हाउसिंग होती है जो कि आपके इन सभी कामों में करने के लिए आपको मदद करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इसको थर्ड पार्टी जिसे हम इशू हाउसिंग बोला जाता है। और ये क्या करेंगे भाई, कंपनी इसके नाम पर जिसके ये जो शेयर है ना 10,000 रुपए, ये कंपनी को क्या, सॉरी पब्लिक को क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, इशू ऑफ शेयर। अब इन शेयर्स को ये पता है क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे शेयर है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कहेगा कि फलाना फलाना कंपनी में इसकी ABC लिमिटेड कंपनी है और उसके शेयर मेरे पास है, आप लोग सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कहते हैं अच्छा, अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। मैम फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, अब ये लोग सब्सक्राइब कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। भाई रुको तो सही, ये एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा भाई, ठीक है, मीन्स की जो इसके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, उस डॉक्यूमेंट को इशू तो वैसे इसी को दिया था, ठीक है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल होगी वो कौन फिल करेगा, कौन रेक्टिफाई करेगा, AB लिमिटेड करेगी। बट इसको ये इतनी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, रेक्टिफाई करके तो देंगे। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, हम इसको डीम्ड डॉक्यूमेंट कहेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे, जिसके देखकर लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुनो देखो क्या लिखा हुआ है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज व्हेन अ कंपनी इज कंसीडर टू हैव इशू अ प्रोस्पेक्टस इवन थ्रो इट्स हेड डज नॉट सो ऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं होता बट हाँ इशू करना पड़ता है, राइट, क्योंकि दिस हैपन व्हेन द कंपनी ऑफर द शेयर एंड द सिक्योरिटी टू द पब्लिक, जब हम पब्लिक को शेयर करते हैं, ऑफर करते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज जो अदर टाइप्स की होती हैं, इन सच ए वे इट इम्प्लाइड दैट they have the issued at a prospectus even they have not actually printed one, मीन्स कि वो एक्चुअल आपका प्रोस्पेक्टस नहीं होता, एक माना जाने वाला, डीम्ड का मतलब कहते हैं मान लिया गया, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, क्योंकि आपने एक बीच में एक थर्ड पार्टी का यूज किया है, देन उसके बाद आप अपने मेंबर्स के पास पहुंचे, आप डायरेक्ट इशू नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने डायरेक्ट पब्लिक को इशू नहीं किया है, नो आपने तो किया ही नहीं है, आपने ऐसी कंपनी को, ऐसे बीच में थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, और इसकी मदद करके आपने क्या किया, इन शेयर्स को, अपने शेयर्स को क्या कर लिया, मार्केट में लॉन्च करवा लिया। देखो क्या लिखा हुआ, इट मींस कंपनी डू नॉट डायरेक्ट ऑफर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी डायरेक्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स को ऑफर नहीं करती पब्लिक के पास, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स और जो डिबेंचर्स है उनको सेल आउट कर देती है, सेल देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स को
टू द थर्ड पार्टी और द इशूइंग हाउस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इशूइंग हाउस को दे देती है, विद अंडरस्टैंडिंग दैट द पार्टी और द हाउस वुड प्रेजेंट द सेम टू द पब्लिक, वो सेम एज इट इज वो पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करके दे देती है, जो मेरे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा, इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन का करने का फायदा क्या है कि डॉक्यूमेंट बाय विच द पार्टी और द इशू हाउसिंग ऑफर द कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक इज नोन एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जो डॉक्यूमेंट जो थर्ड पार्टी है या फिर इशू हाउसिंग यूज करने वाली है, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे या फिर प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशंस कहेंगे। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। द कंपनी इन सच ए केस सेव द अंडर राइटिंग एक्सपेंस। भाई इतनी लंबी प्रोसेस करने का कि पहले तुम इसको दोगे फिर ये इसको देगा और इसके डीम्ड प्रोस्पेक्टस को हम पढ़ेंगे, भाई इतनी लंबी प्रोसेस करने की दिक्कत क्या है? इनको ढूंढना आसान बात है, बट इनसे परमिशन लेना, अप्रूवल लेके आगे की ओर बढ़ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जो अंडर राइटिंग का जो एक्सपेंसेस होता है वो आपका सेलिंग का, कि आप शेयर सेल करने वाले, आपकी यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है कि मेंबर्स को हम शेयर कर रहे हैं, बैंक को हम खुद अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब भड़कबाजी है ही नहीं, हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी लैंग्वेज में, है ना। तो इट्स शेयर underwriting expenses in the share, its shares and adventures beside the avail of the services of the issuing houses, the company does not need to issue any prospectus in such a case, nor does it have to do the work of the allotment of the shares, the allotment made by the company to the, किसी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये, जस्ट एक डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दे देना, इसे बोलते हैं भाई डीम्ड डॉक्यूमेंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो कि सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है, बहुत मजेदार है ये प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस हम इशू कब करते हैं, जब फर्म से हमें क्या करना, फर्म को क्या जरूरत होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा भाई मेरे को तो 1 अप्रैल यहाँ पे मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, मैं क्या ओके सर, यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट हुई, फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे फंड की भी रिक्वायरमेंट हुई 31 जुलाई मान लीजिए, 31 जुलाई को, फिर मैंने कहा कि 31 अक्टूबर को भी हो गई, फिर मैंने कहा 31 दिसंबर को भी हो गई है, फिर मैंने कहा कि मेरे को 31 मार्च को गया। अब देखो जब भी कंपनी को फंड की रेज करने की जरूरत होती है, इसकी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड रेज करेगी और फंड रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। भाई कोई कंपनी ऐसे बार बार जिसको फंड की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है, वो क्या बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी कंपनियों के लिए हमने क्या किया है, ऐसी कंपनियों के लिए हमने एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाला है, जिसके अंदर ये बोला गया है सेक्शन 31 के अंदर, कंपनी ने परमिशन दी हुई है कि आप ये जो प्रोस्पेक्टस यूज करेंगे ना, इसकी जो टेन्योर है ना 1 ईयर तक रहने वाली है, इसकी साल में आप कितनी बार आप अपना फंड रेज करो कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस की आप इशू कर रहे हो ना, उसकी टेन्योर इवन 1 ईयर तक है, उसके अंदर आप कितनी बार भी फंड रेज कर सकते हो, बार बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पहले ना ये स्पेशल केस के लिए होती थी, मतलब स्पेशल कॉर्पोरेशन सेक्टर के लिए होती थी, ठीक है, बट अब देखो बैंक होता है, ठीक है, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास फंड की तब कमी हो जाए तब फिर प्रोस्पेक्टस इशू करो, कमी हो जाए तब फिर प्रोस्पेक्टस की इशू करो, ऐसे मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करते 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 भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्हीं पे चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपको एक टेन्योर दे दिया भाई 1 साल तक आप फंड जैसे मर्जी चाहे वैसे रेज कर सकते हो, जैसे ही फंड मतलब साल खत्म हुआ आपको नेक्स्ट ईयर फिर आपको इशू करना पड़ेगा एक नया, फिर वो 1 साल चलेगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो इसकी एक स्पेशल प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि कंपनी अलाउ करती है ऑफर करने के लिए कि हाँ जी उसका यूज करके आप सिक्योरिटीज को रेज कर, सिक्योरिटी को सेल आउट कर सकते हो और फंड को रेज कर सकते हो मल्टीपल स्टेजेस पे, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हैविंग अ इशू ऑफ द न्यू प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम। आपको हर टाइम नए प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत ही नहीं है, भाई एक बार इशू करो पूरा साल चले, फिर अगला साल फिर आपको इशू करना पड़ेगा, बीच में कोई जरूरत नहीं है। की पॉइंट अबाउट द सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, कंपनी इशू 1 मेन प्रोस्पेक्टस, कंपनी क्या इशू करेगी, एक मेन प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कहेंगे, एंड इनका एक पीरियड होता है, सेट पीरियड होता है जिसे हम कहेंगे वैलिडिटी ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, या फिर अप टू द 1 ईयर, जिसे ये तो मैंने नाम बता दिया, 1 साल तक चलेगा। द कंपनी कैन
देन इशू द सिक्योरिटी, आप काफी सारे मल्टीपल टाइम तक उसको क्या कर सकते हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को रेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर कोई चेंज करना हो तो फिर कैसे करेंगे। मान लो मैंने कहा कि भाई मेरा तो 11 नवंबर को मेरी कंपनी में चेंजेस हुआ, तो मैं क्या करूं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट और लगाने देना, कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके ये इशू कर दो भाई, ठीक है। इफ एनी अल्टरेशंस इन द कंपनीज देन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन थ्रू द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन बता दो भाई अपने शेयर होल्डर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए। इट कैन बी यूज्ड, ये तभी यूज किया जाएगा, उसी कंपनी के लिए यूज किया जाएगा जिसमें सेबी ने अलाउड किया हुआ। ये नहीं है कि कोई भी जिसका मन कर रहा है वही कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। द सेल्फ प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन इन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी कंसिडर एज द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस की तरह ही काम करते हैं। कभी सोच रहे हो कि नहीं ये नकली ऐसा मतलब फॉर्मेलिटी है, नहीं, ये है आपका वैलिड, बट ये उन कंपनीज के लिए जिनको बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर बहुत जल्दी क्या करना पड़ता है, फंड रेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करे, इस वजह से उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, देखिए ये एक तरीके के ना ऐसे कह सकते हैं ये तब इशू किया जाता है जब आपकी ना कंपनी के ना शेयर्स की क्वांटिटी और शेयर का जो प्राइस है पता नहीं होता। रेड हियरिंग हाँ कुछ इस तरीके से कि आपने ना कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे अपनी ओर तो कुछ तो इफेक्टिव नजर आएगा, कंपटीटर से आपको बेहतरीन दिखना है। बट इस प्रोस्पेक्टस में दो चीज नहीं होती, बाकी सारी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है, बाकी सारी चीजें होती हैं, वो दो चीजें कौन सी है भाई, आपका यहाँ पर फाइनल प्राइस नहीं पता कि अब भाई एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, 5 रुपए है, 4 रुपए है, 50 रुपए है, 54 है, 60 है, मतलब कितना है भाई, मुझे फाइनल प्राइस नहीं पता होता, इवन मुझे नंबर ऑफ शेयर भी नहीं पता होता। अब इसका ऐसे ही एग्जाम्पल दूं ना, पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए रेज करने हैं, भाई 10 लाख रुपए के शेयर कितने बनेंगे भाई, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे 10 रुपए का एक है तो मतलब 1 लाख शेयर बनेंगे, मैंने कहा 100 रुपए है तो मेरे 10,000 शेयर बनेंगे, मैंने कहा भाई 1,000 के हैं तो मेरे 1,000 शेयर बनेंगे। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस होने वाला है वैसे वैसे क्वांटिटी भी तो डिसाइड हो रही है ना। तो दैट्स अ रीजन इस प्रोस्पेक्टस में रेड हियरिंग में आपके पास दो चीजें नहीं होती, क्वांटम ऑफ द शेयर्स एंड द प्राइस ऑफ द शेयर्स, राइट। और ये पता है कब इशू किया जाता है, पता है क्या इशू किया जाता है, सेक्शन 32 में ये डिफाइन किया गया है, एक तरह का ये ड्राफ्ट वर्जन है प्रोस्पेक्टस का, ये इसीलिए इशू किया जाता है, ये ना स्टार्टिंग में किया जाता है, ये इनिशियल स्टेज पे किए जाते हैं, इसकी स्टार्टिंग वाली स्टेज में किए जाते हैं, जब कंपनी को नहीं पता होना था कि हाँ उसके शेयर का प्राइस क्या रखें, हाँ अपने शेयर का प्राइस रखने के लिए वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देता है। क्यों, अब किसी कोई भाई पर्सन चाह रहा है कि हाँ जी 5 रुपए के शेयर के रिगार्डिंग उसने बिड लगाई है, बोली लगाई है, फिर नया आ जाता है 10 रुपए लगा दी, फिर 5-15 आ गए, फिर 20 लगा दिए, ऐसे करते करते मान लीजिए 110 पे पहुंच गया, तो जिसका जो भी मैक्सिमम प्राइस होगा कंपनी वही प्राइस उठाएगी और फिर अपना शेयर को सेल आउट कर देगी। अब जिन्होंने 5-10 में लगाया उनको नहीं मिलने वाला शेयर, समझ में आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो कंपनी क्या चाह रही है, अपने प्राइस को डिस्कवर करने का एक मेथड है। ये प्राइमरी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जरूरी वो डॉक्यूमेंट है, ये आपका इन्वेस्टर बिफोर द फाइनल डिटेल, आपके पास फाइनल डिटेल दैट मीन्स सभी डिटेल होती है बट प्राइस को छोड़ के, इसमें यहाँ पे प्राइस सेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डिटेल अबाउट द कंपनीज लाइक द बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब होते हैं, बट इसके अंदर वार्निंग होती है रेड इंक के साथ कि हम अपना प्राइस किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, कितनी भी, उसी के हिसाब से फिर क्वांटिटी होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी आपको क्या होता है कि सिंपल बात है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। देखो 3 प्रोस्पेक्टस पढ़े। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मींस की कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं चाहती, थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, वो कंपनी के क्या करने वाला है, शेयर्स को इशू करने वाला है और उसको कंपनी जो शेयर होल्डर है वो इन्वेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेल्फ पढ़ा जिसके जो बार बार जिसको क्या करना पड़ रही है, फंड्स की जरूरत होती है,
उसे उनकी जरूरत होती है भाई, ठीक है। ये स्पेशल कंपनीज होती है। रेड हियरिंग दैट मीन जिसके अंदर प्राइस सेट करने के लिए सबसे पहले इसको इशू किया जाता है, और यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में दो डिटेल नहीं होती, एक तो आपका क्वांटम ऑफ द मींस की क्वांटिटी नंबर ऑफ द शेयर्स नहीं होते, और आपका फाइनल प्राइस नहीं होता। लास्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो कि सेक्शन 39 में ये बोला गया भाई, जब भी कभी कंपनी, वैसे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शेयर्स का है ना, आई थिंक हाँ शेयर्स एंड स्टॉक का है, वहाँ पे हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, जब भी कभी कंपनी ना अपने शेयर्स को इशू करती है ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया था आई थिंक 10,000 और 9,000 का केस एग्जाम्पल लिया था ना मैंने लास्ट वो पॉइंट में भी, कि कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स को क्या किया है, इशू किया। भाई सेबी ने ये लगाया हुआ है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा लीजिए या फिर रूल रेगुलेशन बना लीजिए, या आरओसी ने भी बोला हुआ है कि जब तक भाई 90% आप इसका आपको उसका पैसा नहीं मिल जाता, मीन्स कि 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो जाते, इन द सेंस मीन्स कि 9,000 शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए मिनिमम, तभी आप क्या कर सकते हो, कंपनी लोगों का पैसा अपने पास लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन थे, मैं ऊपर ही लेके चलती हूँ, ये पर्सन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक ग्रीन, ठीक है। इन पर्सन ने क्या किया, ये जो 10,000 थे ना, नो नहीं है यहाँ पर, मान लीजिए 8,800 शेयर होल्डर्स बन गए हैं भाई, मैंने कहा 90% होने चाहिए। अब इनका पैसा बैंक में तो चला गया, कंपनी को इंफॉर्मेशन दे दी इसने, भाई अभी तो हमारे 90% तो नहीं हुए, तो स्पेशली आरओसी ने बोला है भाई 90% होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर उनका पैसा वापस देना पड़ेगा। मैम ये सब्सक्रिप्शन कितने दिन में करना पड़ेगा 90%? बच्चों 30 दिन में, ध्यान रखना, लेने का टाइम आपके पास 30 दिन है, पर जब दोगे ना आप उनको 15 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। क्या मैम ये 200 जो शेयर्स रहते हैं कोई और सब्सक्राइब नहीं कर सकता? अंडर राइटर समझाया था ना, याद हो तो फिर ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यही होता है कि कंपनी कैन नॉट बी अलाउड द सिक्योरिटी अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इज मेट। जब तक जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि जो 90% आपका जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए नहीं हो जाता, तब तक आप उनको सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अगर आपने 30 डे में सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपनी ने, दैट मीन सेबी ने आपको ये बोला हुआ है कि आपको उसको रिफंड करना होगा। रिफंड करने की ड्यूरेशन आपकी 15 दिन है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है 15%, वो भी इंटरेस्ट के साथ साथ। समझ में आया? ये हो जाता है बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, राइट? समझ में आ रहे हैं? ओके, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। टोटल हमारे पूरे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं। सो जैसे जैसे पीडीएफ आपको सेम एज इट इज़ मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे 4 पार्ट्स यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे शेयर एंड स्टॉक, देन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, देन शेयर कैपिटल, सभी चैप्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। हाँ यस, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो आप ले सकते हैं। सो एक लिटिल अमाउंट आपसे चार्ज की जा रही है, वो टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, राइट? सो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं हमारे लिए कमेंट सेक्शन में, बट राइट कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स हो गए हैं, आपके जितने भी सजेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता कोई डाउट ऐसा है जो दूसरे बच्चे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, चौथे का भी हो सकता है, मतलब ऐसे काफी सारे बच्चों का हो सकता है। आपके डाउट से सबका क्लियर हो सकता है, दैट्स अ बढ़िया बेनिफिट हो सकता है ऐसे, ठीक है। सो अगर नोट्स लेने तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, अगर आप डाउट देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली आपको जरूर मैसेज करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।